नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है उस बजट में, यानी कि बजट 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उन इनिशिएटिव्स में से एक है शहरी अवसंरचना विकास निधि। शहरी अवसंरचना विकास निधि क्या है और यह कैसे काम करेगा, इससे संबंधित लगभग सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं इस शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पर देखें, यहाँ पर वित्त मंत्री जो हैं उन्होंने घोषणा की है कि प्रति वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का शहरी अवसंरचना विकास निधि बनाया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि, दरअसल इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि शहरी क्षेत्र में अवसंरचना के विकास से ये संबंधित है। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बताया गया है कि यह किस पर आधारित होगा, यानी कि इसका निर्माण किसकी तर्ज पर किया गया है। तो देखें, RIDF अर्थात रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी के न्यूनता के उपयोग के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर दो बातें आप लोगों को समझनी है कि एक तो पहली बात यह है कि RIDF क्या है और इसकी तर्ज पर जो बनाया जा रहा है, यहाँ पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता क्या होता है और इसके आधार पर किया जाएगा। तो दरअसल यह होता क्या है, इससे संबंधित बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जो देश के बैंक हैं वो सभी क्षेत्रों को उतनी ही मात्रा या उतनी ही प्राथमिकता ऋण देने में नहीं देते हैं जितना कि देना चाहिए। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया या अन्य उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें ये लाभ का सौदा नहीं लगता। तो इसलिए सरकार और RBI उनको फोर्सली कहती है कि आप अपना जो कुल ऋण दे रहे हैं उसका लगभग 40% हिस्सा आप इन क्षेत्रों को देंगे जिन्हें RBI और सरकार प्राथमिकता देती है या प्राथमिकता देने को लेकर के या प्राथमिकता के आधार पर उनका विकास करना चाहती है। तो यहाँ पर देखें, ये क्या हो गया, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी। अब यहाँ पर कहा गया है न्यूनता के उपयोग के माध्यम से, न्यूनता के उपयोग के माध्यम से। तो सभी जो बैंक हैं, चाहे वो विदेशी बैंक हो या भारतीय बैंक हो, वो सभी बैंक इन सभी क्षेत्रों को पर्याप्त मात्रा में अर्थात जो 40% की सीमा निर्धारित की गई है वो ऋण नहीं दे पाते। तो अगर वो ऋण नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ प्रावधान होगा। हालांकि उसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, फिर भी यहाँ पर कहा गया है कि अगर वो 40% की सीमा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उस राशि का प्रयोग करके यहाँ पर ये जो फंड बनाया गया है इस फंड में डाला जाएगा और यहाँ से फिर इस फंड का उपयोग करके शहरी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये संचालित कौन करेगा, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। इसी से संबंधित अगर और कुछ बातों को देखें, फंड का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाएगा, तो सार्वजनिक जो एजेंसियां हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां, उनके द्वारा इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात कहा गया है कि ये किन क्षेत्रों में यानी कि किन शहरों में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा या इस निधि का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कहा गया है, इसका उद्देश्य ये है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण तो करना है, लेकिन सवाल ये है कि टियर 2 और टियर 3 शहर कौन से होते हैं, वहाँ की आबादी क्या होती है। दरअसल आबादी के आधार पर ही ये निर्धारित होता है कि ये टियर 2 शहर हैं या टियर 3 शहर हैं। तो इससे संबंधित बातों को देख लें। यहाँ पर टियर 2 शहर उन्हें कहा जाता है जहाँ की आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस शहर की आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख के मध्य है उसे टियर 2 शहर कहा जा रहा है, और जिस शहर की आबादी 20,000 से लेकर के 50,000 के मध्य है उन्हें टियर 3 शहर कहा जा रहा है। इन्हीं टियर 2 और 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का निर्माण करना है, उसी से संबंधित ये प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा जब हम लोगों ने बात किया था कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि अर्थात RIDF इसी की तर्ज पर बनाया जा रहा है,
तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1995-96 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या होता है, तो ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना किसको और किसके लिए, तो अभी उसको समझ लेते हैं। फिलहाल ये जो ऋण प्रदान करने का काम करता है वो राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को या पीएसयू को आप कह सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को, निगमों को ये ऋण प्रदान करने का काम करता है। अब ऋण प्रदान तो किया जा रहा है, सवाल ये है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों की बात करें तो चूंकि यहां पर देखिए ग्रामीण अवसंरचना विकास की बात कही जा रही है, आगे निधि शब्द जुड़ा हुआ है, तो इसका उद्देश्य ये है कि यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को पूरा करना और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जितनी भी बुनियादी ढांचे हैं उन ढांचे को पूरा करने के लिए यह ऋण प्रदान कर रहा है। सवाल ये भी है कि इसका प्रबंधन कौन करता है, तो यहाँ पर देखें इसका प्रबंधन नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोगों ने क्विक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझा। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।